बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आज हमारा टॉपिक है कि बोन्स में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो फिर कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इससे पहले हम बोन डिसऑर्डर में देख रहे थे हार्मोनल डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं, जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बोन्स में कौन से मसाइल आते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी से या उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल से बोन्स पे जो असर पड़ता है या बोन्स में डिफॉर्मेशंस आती हैं, उसमें सबसे पहले ऑस्टियोमेल्शिया। ऑस्टियोमेल्शिया का मतलब है ऑस्टियो बोन्स, मेल्शिया ठीक ना होना, सॉफ्ट बोन्स हो जाना। बोन्स के अंदर कैल्शियम मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। अगर वो मिनरल्स ना मिलें बोन्स को, वो जानदार इस्तेमाल ना करे तो बोन्स की कमी रह जाएगी, मिनरल्स की कमी रह जाएगी बोन्स के अंदर। अब वो मिनरल की कमी बोन्स को सॉफ्ट कर देगी, उसमें वो हार्डनेस, वो सख्ती नहीं होगी और वो हड्डियाँ जो हैं वो वीक हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर वो बोन्स जो वेट लिफ्टिंग में जिसका रोल है, जिससे वज़न को वो बच्चे उठाते हैं, अमूमन ये बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में भी हो सकती है लेकिन अमूमन बच्चों में ज़्यादा होती है। तो वेट लिफ्टिंग जो बोन्स हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट जस्ट न्यूट्रिशन को बेहतर करना है। वो जो मिनरल्स जो बोन्स का हिस्सा होते हैं उनको एडिक्वेट एक काफ़ी मिकदार में उसको जिस्म में प्रोवाइड करना है ताकि उसके अंदर मतलूबा जो मिनरल्स हैं वो पूरे हो जाएं। और इसकी एक्यूट लेवल इसका ये है कि ये बोन्स में मिनरल्स कम होते गए, आखिरकार थोड़े से भी फ्रैक्चर से, वो थोड़े से भी प्रॉब्लम से, थोड़े से भी वज़न पड़ने पे वो बोन्स टूट जाती हैं। ये ऑस्टियोमेल्शिया था। बोन्स की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। दूसरी इसमें जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है रिकेट्स। रिकेट्स हम बोलते हैं, ये भी अमूमन बच्चों में, और ये ख़ास तौर पे जो लोअर लेग्स होती हैं बच्चे की, जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पूरे बॉडी का वज़न उसके ऊपर आ जाता है, लोअर लेग्स के ऊपर। अब अगर वहाँ पे कैल्शियम की कमी है बच्चे में, वो कैल्शियम की कमी का मतलब है कि उसकी बोन्स में भी कैल्शियम जमा नहीं हो रहा है। बोन्स कैल्शियम की वजह से मज़बूत होती हैं तो वो सॉफ्ट होंगी। जैसे ही बच्चे का वज़न उसके ऊपर आएगा तो वो टेढ़ी हो जाएंगी टांगें। ये जो टेढ़ी, इनको बॉर्ड लेग्स का नाम देते हैं कि वो टेढ़ी हो गई हैं। और फिर ये जो पेल्विक बोन्स है, इस पेल्विक बोन पे भी वो असर पड़ता है, क्योंकि पूरा वेट उसके ऊपर आता है तो वो पेल्विक बोन्स और वो जो लोअर लेग्स हैं ये टेढ़ी हो जाती है। इसको हम रिकेट्स का नाम देते हैं। रिकेट्स में फिर ये फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है, ऐसा मिल्क दिया जाता है जिसके अंदर ये सप्लीमेंट्स मौजूद हों, विटामिन ए, विटामिन डी वगैरह मौजूद हों, जो बोन में कैल्शियम के अपटेक को ज़्यादा करते हैं। बोन में कैल्शियम का जो ट्रांसफ़र है या कैल्शियम का अंदर जमा होना है उसको ज़्यादा करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी इसकी ये है कि सनलाइट जो है, हमारी स्किन सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब करती है और विटामिन डी बनाने में इसका रोल है। तो ये विटामिन डी उस रिकेट्स के लिए मुफीद है, वो कैल्शियम को बोन्स में जमा करवाने में हेल्प करते हैं। ये थी न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसके अलावा और चौथी टाइप्स के डिसऑर्डर्स वो हैं जो बाज़ औक़ात को ट्रॉमे से, गिरने से, एक्सीडेंट से या कोई फ़िज़िकल उसको चोट, फ़िज़िकल ट्रॉमा, उसकी वजह से जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप में आप देखते हैं, बल्कि इसके इंट्रो में हमारी ये जो बैक बोन है इसमें वर्टिब्री मौजूद है, 33 वर्टिब्री मौजूद हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब ये वर्टिब्री आपस में बिल्कुल फ्यूज़्ड नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूज़्ड होते तो हमारे जो ये लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ना होती। इसके अंदर वर्टिब्री के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स मौजूद होती हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं ये बिल्कुल तकिए की तरह होती हैं, पिल्लो की तरह, वो दो वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होती हैं ताकि जंप लगाने में, एक्सरसाइज करने में, गिरने में, वो जो एक दूसरे के ऊपर वो आती हैं, वर्टिब्री आती हैं, तो वो शॉक अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। और जब हम ये मुड़ते हैं या कलाबाजी खाते हैं तो उसमें भी, चूँकि ये वर्टिब्री तो मौजूद है, इसके दरमियान फोर्स तो आती है।
अब फर्ज करें मैं यूँ मूव करता हूँ तो वर्टिब्री की ये साइड जो है वो यूँ करीब आ जाती है, तो उसके अंदर नीचे जो है वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है वो उसको बचा लेती है। तो डिस्क स्लिप में ये होता है कि वो जो डिस्क है इंटर वर्टिब्रल डिस्क वो स्लिप हो जाती है, अपनी पोजीशन से स्लिप हो जाती है। उस स्लिप होने से ये डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ये एक वर्टिब्री, इसके दरमियान में ये एक रेड कलर में मैंने बनाया, ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क है। अगर डिस्क को, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, इस डिस्क को अगर देखें तो इसके दो बड़े पार्ट्स हैं। एक बाहर वाला थोड़ा सख्त पार्ट होता है जिसको हम एनुलस फिब्रोसस कहते हैं, अंदर वाला फ्लूइड होता है लिक्विड, जिसकी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और पिलो की तरह है। इसको न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम देते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसमें कोई जंप लगाने से या कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह से यूँ हुआ कि ये आपस में यूँ मिल गए और ये जो स्लिप थी ये यहाँ अपनी जगह पे स्लिप कर गई, दरमियान में होनी थी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ये बोन्स यूँ हो गई, ये स्लिप जो है ये डिस्क इधर की तरफ स्लिप कर गई, अब अपनी जगह पे नहीं है ये स्लिप। इस डिस्क को हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क, हर्निएट हो गई, डिसलोकेट हो गई अपनी जगह से। अब इसके डिसलोकेशन से ये बीमारी डिस्क नाम से ज़्यादा डिस्क स्लिप हो गई है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आते हैं, वजह तो पता चल गई, फिज़िकल ट्रॉमा है। इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े खौफनाक हैं। उसमें जिस साइड पे ये मूव की है, इस साइड पे चूँकि ये मूव किया है, अब यहाँ पे ये तो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, नर्व्स जा रही हैं। तो जिस तरफ ये आ जाएगा, जिस तरफ ये स्लिप कर जाएगी, उस तरफ जो नर्व है, नर्व गुजर रही होगी, नर्व जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। जब नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो आगे नर्व ठीक काम नहीं करेगी। ये इसको आगे भी देखते हैं हम कि कौन सी बीमारियां इसकी वजह से आती हैं। और फिर दूसरा नुकसान, दूसरी बड़ी इसकी जो वो ये कि बाज़ औक़ात ये रप्चर टूट भी जाती है, ये रप्चर हो जाती है। रप्चर यहाँ से रप्चर हो गई, जब यहाँ से रप्चर होगी तो वो सारे का सारा अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। जब बाहर की तरफ निकल जाएगा तो पहले तो वर्टिब्री के दरमियान ये मौजूद थी, वो लचक थी। अब जब लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो अब लचक कहाँ से रहेगी, ये बिल्कुल वर्टिब्री के दरमियान फिक्स हो जाएगी। अब ये दो वर्टिब्री आपस में हार्ड हो जाएंगी, क्योंकि वो दरमियान में लचक तो ख़त्म हो गई, फ्लूइड तो बाहर निकल गया, अब ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से वो जो बोन्स हैं बुढ़ापे में बिल्कुल वो लचक नहीं रहती है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता रहता है और रीढ़ की हड्डी जो है वो फिक्स होती, मतलब वो जुड़ती चली जाती, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री होते चले जाते हैं। ये था डिस्क स्लिप के बारे में। डिस्क स्लिप के बाद स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ये वजह भी हो सकती है जो अभी हमने डिस्क स्लिप को देखा कि डिस्क जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो रप्चर हो गई, फ्लूइड पानी बाहर निकल गया, अब वो सारी चीज़ें आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। ये भी वजह हो सकती है, या किसी और वजह से वो वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ हो जाए, 2 वर्टिब्री, 3 वर्टिब्री, 4, इससे वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वो सख्त हो जाता है और एक रॉड की तरह ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जिसको स्पॉन्डिलोसिस का नाम देते हैं। वर्टिब्री में इमोबिलिटी आ जाती है। वो जो मैं अभी बात कर रहा था कि जिस तरह बुढ़ापे में ज़्यादा बूढ़े लोगों में 70-80 साल के लोगों में ये इमोबिलिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद शटिका ये एक शैटिक नर्व होती है जो कि हमारे लेग को कम्युनिकेट करती है। ये नर्व अगर वर्टिब्री जो हमारे अभी हमने डिस्क स्लिप देखा कि एक स्लिप वो जो शैटिक नर्व जा रही थी, जो हमारी टांगों की तरफ जा रही थी, उस नर्व के ऊपर जाके ये ख़ासतौर पे जो आखिरी वर्टिब्री इनमें से कोई एक वो ज़्यादा उस पर प्रेशर दे दे, वो वर्टिब्री बाहर निकली, यहाँ पे वर्टिब्री, यहाँ ये वर्टिब्री जा रही थी, वो इस नर्व जा रही थी, इस नर्व के ऊपर इसने वो ज़ोर दे दिया। अब आगे वो पेन होगी, स्टैबिंग पेन, जिस तरह वो कोई कट लगता है, चीरती हुई जा रही होगी ये पूरी लेग में। अब इसका
वो पूरी की पूरी नर्व। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि उसको वर्टिब्री को ठीक किया जाए, वो जो डिस्क है उसको रिपेयर किया जाए और फिर वो नर्व को उस प्रेशर से आज़ाद किया जाए। ये बाज़-औक़ात होता है कि आप ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने लगे हैं तो वो डिस्क स्लिप हो गई है और फिर वो प्रेशर पड़ गया है, या फिर जो इंजेक्शन लगते हैं बुटक में वो शैटिक नर्व के ऊपर लग गया तो वो नर्व आगे डैमेज होगी और स्टैबिंग पेन, इसका फिर उसको बेड रेस्ट दिया जाता है और रिपेयर की जाती है, बड़ा स्लो ट्रीटमेंट है, या फिर इसको सर्जिकली उस वर्टिब्री को या उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि नर्व जो है वो, और अगर नर्व मुकम्मल कट जाए तो फिर पूरी जो लेग है वो यूज़लेस हो जाती है, क्योंकि नर्व तो है ही नहीं, फिर वो पूरी, जिसको आप फालिज कह सकते हैं या बिल्कुल इनएक्टिव कह सकते हैं। आर्थरीटस, उसके बाद बीमारी एक है आर्थरीटस, इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की, ये बल्कि कल के लेक्चर में भी हमने इसको देखा। इसमें फर्दर टाइप्स हैं 3, ऑस्टियोआर्थरीटस बोन से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, जोड़ों के दरमियान, जोड़ों के वहाँ। रूमेटाइड आर्थरीटस, रूमेटाइड आर्थरीटस में ये होता है कि वो जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम, वो जो कैविटी है उसमें प्रॉब्लम आता है, वहाँ